नमस्कार और स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। और इस क्लास में हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए, और ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 4 जनवरी टू 12 जनवरी। ऑलराइट, तो कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हफ्ते। एक जो कि कल ही हुई है वो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फार्म लॉज को सस्पेंड कर दिया। ऑलराइट, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रीसिडेंस है जहाँ पर कोर्ट ने किसी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड किया है। ऑलराइट, उसके बाद गवर्नर का रोल क्या होता है सेशन बुलाने में, और इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि गवर्नर क्या अपनी मर्जी से सेशन बुला सकते हैं या फिर वो सेशन बुलाने से मना कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड देन एक सेंट्रल वेस्टा का केस है, उसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहला जो हम इशू करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट ने फार्म लॉज को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, और ये खबर कल की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि सस्पेंशन के बाद जो किसान दिल्ली के आसपास चोक पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अब प्रदर्शन करना बंद कर देंगे, है ना। एंड कोर्ट ने इसके साथ ही एक 4 मेंबर पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसपे प्रोफेसर गुलाटी जैसे बड़े एमिनेंट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं जो कि एक रेजोल्यूशन लाएंगे इस इशू पे, और फिर कोर्ट मीडिएटेड सेटलमेंट की बात हो रही है। ऑलराइट, दैट कि कोर्ट इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद न्यूज़ ये भी आई कि जो किसान नेता हैं उन्होंने मना कर दिया है कि वो इस पैनल का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रोफेसर गुलाटी या फिर जो और बाकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जो कि पैनल पे हैं उन्होंने कहा है कि इनकी पोजीशंस पहले से ही हमको पता है और ये इन किसानों के खिलाफ हैं, क्योंकि वो इन बिल्स के समर्थन में हैं और किसान खुद इन बिल्स के खिलाफ हैं, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा सेंस नहीं लग रही है कि वो इस कमेटी का पार्ट बने। ऑलराइट, तो एक इंटरेस्टिंग सा केस सिनेरियो खड़ा हो गया है जहाँ पे जो सारा गुस्सा जो अभी तक किसानों का वो सरकार की तरफ था, अब कोर्ट बीच में आ गया, और ना केवल कोर्ट बीच में आया, कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है तीनों लॉज का इम्प्लीमेंटेशन। ऑलराइट, तो आपको मैंने जैसे बताया कि मीनवाइल जब तक ये सब नए लॉज आ रहे हैं, जब तक ये सस्पेंडेड है, तब तक जो पुराना एमएसपी सिस्टम था वो इंटैक्ट रहेगा, वो वैसा ही रहेगा जो पहले भी था। ऑलराइट, तो अटॉर्नी जनरल जो कि के वेणुगोपाल हैं, बड़े ही माने हुए वकील हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ कही। उन्होंने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है अगर तीन में से कोई भी एक ग्राउंड सेटिस्फाई होता है। ठीक है, या तो जिस बॉडी ने लॉ बनाया है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसने इशू किया है उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है वो करने की। ठीक है, या तो या तो वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके कर रहे हैं, या तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल संसद के पास ताकत नहीं थी ये कानून बनाने की। ठीक है, ऐसा कुछ हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दूसरा, या तो कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, राइट, कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, वैसा भी कुछ नहीं हुआ है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई और पार्ट वायलेट हुआ है। अब हो सकता है कि बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहे कि इन तीनों ही चीज़ें हुई थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया, मेरिट्स पे कुछ कहा नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम ये सब बाद में देखेंगे, अभी के लिए उन्होंने स्टे कर दिया। ऑलराइट, तो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये तीनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं, या फिर आपने डिटर्मिन नहीं किया है कि ये हुआ है, तो फिर आपके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है किसी भी कानून को स्टे करने का। राइट, अटॉर्नी जनरल का बड़ा सीधा सा आर्गुमेंट है। तो फिर उन्होंने सिंपल सा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब ये जानना कि ऐसा पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो कमेंट्री आ रही हुआ है कि अनप्रेसिडेंटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसे स्टे नहीं किया, और कुछ हद तक वो बात सही भी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस ब्लेटेंसी के साथ कभी लॉज को सस्पेंड नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का एंगल है। राइट, जुडिशरी का काम है केवल डिटर्मिन करना कि जो लॉज बनाए गए हैं वो सही है नहीं है, पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे से डिलिनिएटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसके क्या फंक्शंस है, किसके क्या फंक्शंस नहीं है ना। तो अब क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को
क्या बोलते हैं स्टे कर दिया हो, तो ऐसा पहले हो रहा है। जब एक रिसेंटली हुआ था मराठा कोटा केस में, जहाँ पर एक SEBC एक्ट थी महाराष्ट्र के, जिसमें अलग अलग कास्ट को अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया था। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था कि उन्होंने रिजर्वेशन का नंबर चेंज कर दिया था, उन्होंने 13% से लेकर 12% कर दिया था। वो बाय इटसेल्फ वाज क्वाइट समथिंग कि कोई हाई कोर्ट ने ही एग्जीक्यूटिव के डिसीजन के ऊपर ने चेंज कर दिया कि इतना परसेंटेज रिजर्वेशन नहीं देना, इतना परसेंटेज रिजर्वेशन देना है। और उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गया केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ तब जब तक वो मेरिट्स पे केस डिसाइड ना करें, ठीक है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो हमारे पास है वो है मंडल कमीशन वाला, ठीक है। मंडल कमीशन में क्या हुआ था कि कोर्ट ने एक तो हियरिंग्स ही एडवांस कर दी थी। उन्होंने बेसिकली हुआ गया था कि कुछ लोगों ने सेल्फ इमोलेशन कर लिया था जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू की गई थी। VP मंडल जो मंडल की, जो आपको आइडिया होगा ही, ये सब VP सिंह की सरकार थी। और जब ये रिकमेंडेशंस लागू की जा रही थी जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से की जा रही थी, तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ को तब तक रोका जाता है जब तक हम मेरिट्स पे केस डिसाइड करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे इस केस में जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वो के वेणुगोपाल ही थे, जिन्होंने कहा था कि पहले स्टे करो, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास अब इसी प्रेसिडेंट में एक और केस आ गया है, ठीक है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फार्म लॉज का इम्प्लीमेंटेशन ही सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के दो मॉडल्स हैं। एक तो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी बिल्कुल तीनों ही बहुत अलग अलग विंग्स हैं और तीनों का एक दूसरे से बहुत कम लेना देना है, ठीक है। इसे मॉन्टेस्क स्पिरिट ऑफ लॉज से आता है ये मॉडल, ठीक है, थियोरेटिकल डोमेन में है, और इसको यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कैसा अब्जॉर्ब करता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन का आइडिया है, ठीक है। जैसे क्लॉज आर्टिकल 1 वुड डील विद लेजिस्लेचर, आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव से डील करेगा, आर्टिकल 3 जुडिशरी से डील करेगा, ठीक है। डीलिनिएटेड विंग्स हैं गवर्नमेंट की, ऑलराइट। दूसरा है ब्रिटिश मॉडल, जहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लोग संसद में चुन के आते हैं वही लोग कैबिनेट का हिस्सा बन जाते हैं, राइट। आपने देखा ही होगा कि ऐसे होता है। तो ये जो कैबिनेट होती है ये बकल होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को टाई करते हुए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये बकल होती है, तो इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है ब्रिटिश मॉडल में, और हमने भी वही मॉडल अपनाया है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे यहाँ इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के पास भी उतनी पावर्स हैं, लेजिस्लेचर के पास भी उतनी पावर्स हैं और जुडिशरी के पास भी उतनी पावर्स हैं, ठीक है। हमारे क्या है, एग्जीक्यूटिव के पास बहुत सारी पावर्स है, और बाद में कभी हम प्रूव कर देंगे कैसे एग्जीक्यूटिव के पास बहुत सारी पावर्स हैं। फिलहाल के लिए हम लेट्स टेक दैट एज अ मैटर ऑफ फेथ। एक्चुअली इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने समझाया हुआ है कि एक एक आर्टिकल बाय आर्टिकल हम गए हुए हैं, और हमने बताया हुआ है कि कैसे एग्जीक्यूटिव सीम्स टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, स्पेशली यूनियन एग्जीक्यूटिव सीम्स टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स के नाम पे, उसे कई सारे कमेंटेटर्स कहते हैं फंक्शनल ओवरलैप, राइट। लेजिस्लेचर के भी कुछ जुडिशियल फंक्शंस हैं, जुडिशरी के या फिर एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे जुडिशियल फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं। एग्जीक्यूटिव कई बार कानून बना रहा है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के नाम पे, है ना। और जुडिशरी ने इतने सारी पावर अपने पास समेट ली है कि जुडिशरी ने कई बार लेजिस्लेटिव डोमेन में भी इंक्रोच किया और कई बार एग्जीक्यूटिव डोमेन में भी आ रखी है, ठीक है। तो एक फंक्शनल ओवरलैप है कि जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव कर रहा है, एग्जीक्यूटिव का काम थोड़ा बहुत जुडिशरी कर रही है, ऐसे ऐसे फंक्शनल ओवरलैप हो रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और HM सीरवई ने इसी फंक्शनल ओवरलैप को देखते हुए, HM सीरवई एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं इंडिया के, उन्होंने देख के कहा था कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, मतलब बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ठीक है। और ये केसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको यही एग्जैक्टली वो चीज़ है जो आपको याद रखनी होती है। रामजवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का केस है, जहां पर कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी। ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि हम सेपरेशन ऑफ पावर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा नहीं सोचा था कि चलो पहले हम सेपरेशन ऑफ पावर्स करेंगे और उसके बाद देखेंगे
सोचेंगे कि मतलब क्या बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि कि कमेंटेटर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो सोचेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंटेटर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट ने राम जवाया कपूर 1955 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स को देख के बोल दिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को इतनी रिजिडली आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। And functions of different parts of branches of the government have been differently differentiated, ठीक है। तो एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इतना स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाइड नहीं है, एंड उसके ऊपर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनको सफिशिएंटली डिफरेंशिएट किया हुआ है, बताया हुआ है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स स्ट्रिक्ट नहीं है बट सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड, ये आपको याद रखना है। राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का केस है, ठीक है। उसके बाद 2014 का केस है NJAC, राइट, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, ठीक है। इनमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जर्नी 1955 से लेकर 2014 तक की, ठीक है। शुरुआत हुई थी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स रिजिडली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बस सफिशिएंट डिफरेंशिएशन है, और फिर खत्म हुआ 2014 में कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा HM सिरवई ने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है ही नहीं, ठीक है। तो कॉमेंटेटर्स कुछ और कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ और कह रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद फिर मैं आपको जो पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से that I really want to bring home to you is the fact that judiciary has become incredibly powerful, alright। और हम इंस्टेंसेस देखते हैं कि कैसे कैसे जुडिशरी ने पावर्स को अपने पास लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आर्टिकल 32 और 226 जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इतनी स्ट्रांग कहीं भी और नहीं है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। उसके बाद शेड्यूल 10 कियोतो होलोहान केस में, मैं आपको बाद में कराऊंगा ये, कियोतो होलोहान केस में शेड्यूल 10 में जहां पर एंटी डिफेक्शन है उसको भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू कर दिया कियोतो होलोहान केस में 2016 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे इश्यूज को जो कि जहां पे कि जुडिशरी का काम नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू कर रहा है, ठीक है। तो कोर्ट्स ने धड़ल्ले से स्टेट और सेंट्रल दोनों कानूनों को साइड किया है ना, कहा कि ये मतलब आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ठीक है। राजा रामपाल वर्सेस स्पीकर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिविलेजेस के ऊपर भी रूल किया हुआ है, राइट। प्रिविलेजेस जो कि जनरली जो कि पार्लियामेंट का ही डोमेन होता है उसके ऊपर भी रूल किया हुआ है। उसके बाद 1970s में सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बताया और उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम बताएंगे, है ना। तो वहां से पावर काफी आई है। उसके बाद वमन राव केस में 9th शेड्यूल को भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू कर दिया गया, ठीक है। और फिर IR कोहेलो में कह दिया गया कि ये जो 9th शेड्यूल के अंदर लॉज जा रहे हैं ये फंडामेंटल राइट्स पे टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मेनका गांधी में ड्यू प्रोसेस ले आए, है ना। ड्यू प्रोसेस जो कि संविधान में लिखा भी नहीं हुआ था, वो ड्यू प्रोसेस आ गया अब, है ना, मेनका गांधी में। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ADR केस के तहत सभी पॉलिटिशियंस के ऊपर ये जिम्मेदारी थोपी है कि वो अपने रिकॉर्ड्स रिलीज करें, है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर को भी बोल रही है कि तुम अपने रिकॉर्ड्स जनता में रखो, है ना। उसके बाद आर्टिकल 142 स्पेशल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देता ही है, ठीक है। एंड जुडिशरी क्या करती रहती है, अक्सर कमिटीज सेटअप करती रहती है, राइट। कभी दिल्ली पोल्यूशन पे, कभी फार्म लॉज पे कमिटी, है ना। तो एग्जीक्यूटिव डोमेन में इंक्रोच करती रहती है इंडियन जुडिशरी। तो आप देख रहे हैं कि पावरफुल कितनी है, और ये जर्नी आप महसूस कर सकते हैं लाइक ओवर द इयर्स की सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपनी पावर्स को बढ़ाया है, ऑलराइट। तो आपको टेक अवे क्या है इससे, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी का गठन किया है, उन्होंने कहा है कि फार्म लॉ सस्पेंड करो वगैरह वगैरह, ठीक है। टेक अवे क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में इस साल पिछले साल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने कहा था कि जुडिशियल ओवररीच एक सीरियस इशू है, ठीक है। और वो कॉन्वर्सेशन इस केस के बाद और आगे जाएगी, ठीक है। ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जुडिशियल ओवररीच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको जैसे बताया, और यही कॉन्वर्सेशन की वजह से GS2 में इस साल क्वेश्चन आया है जुडिशियल ओवररीच पे, ठीक है। तो यू नीड टू प्रिपेयर एन आंसर ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स इन जुडिशियल ओवररीच, ऑलराइट। यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश the fact that we don't have a strict separation of powers, so for that you need to ensure कि आप बता दें कि दो मॉडल्स हैं, एक strict separation है
और एक इंडियन मॉडल है जिसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। एच.एम. सीरवई का एग्जाम्पल दीजिए, राम जवाया कपूर का एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन है। उसके बाद एनजेएसी को बताइए कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ कमेंटेटर्स पे जाइए कि वो क्या बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि नहीं है, ठीक है। वैसे दिखता है कि हमारे इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स होते तो आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन का ये थोड़ी ना कहता कि कोशिश की जाएगी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया जाए, है ना। मतलब डीपीएसपीज के अंदर ये थोड़ी ना बातें कहीं होती। तो फिर दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है। और वही रिकग्नाइज करते हैं लोग कि इतना स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ना होने के बावजूद भी हर तीनों ही विंग्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो अपने डोमेन में रहें, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने है, मतलब ने पिछले कुछ केसेस में काफ़ी एक्सेसिव वो बाहर गए अपने डोमेन से, और कुछ कमेंटेटर्स का ये कहना है। और ये जो केस है ये स्पेशली लाइट डालेगा जुडिशियल ओवर रीच पे, ठीक है। क्योंकि आज ही प्रताप भानु मेहता का इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट, ऑलराइट। अब गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, राइट। गवर्नर की ड्यूटीज़ वगैरह। तो गवर्नर का काम है सेशन बुलाना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, राइट। अगर गवर्नर मना कर दे कि मैं सेशन नहीं बुलाऊंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ केरला में, जहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने कहा कि मैं सेशन नहीं बुलाऊंगा। तो हुआ क्या था कि केरला सरकार ने, केरला की कैबिनेट ने एक सेशन बुलाना था। उन्होंने गवर्नर को लिखा कि एक सेशन बुलाते हैं, क्योंकि उनको कंडेम करना था फार्म लॉज के ऊपर। उनको कॉन्डेमनेशन देना था कि ये फार्म लॉज हम खिलाफ हैं इसके, ठीक है। तो गवर्नर साहब ने सेशन बुलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो असेंबली है, यानी कि केरला की स्टेट असेंबली है, उनके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो सोल्यूशन ऑफर्स करे फार्मर्स को, कि ये इनके पास, इनका काम ही नहीं है सिर्फ फार्मर्स के लिए सोल्यूशन ऑफर करना। तो ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। उन्होंने, गवर्नर साहब ने ये कहा, ठीक है। तो दिक्कत ये नहीं है कि ये एक बार हो गया, दिक्कत ये है कि ये आदत बन गई है हमारे गवर्नर्स की, ठीक है। कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं, उन्होंने अशोक सिंह गहलोत की सरकार ने जब असेंबली सेशन बुलाया था तो उन्होंने सेशन बुलाने से मना कर दिया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते रहते हैं जहाँ पर गवर्नर्स रिपीटेडली कैबिनेट की डायरेक्शन के बावजूद सेशन बुलाने से मना कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि संवैधानिक पोजीशन क्या है, कि संविधान कहता क्या है इस मामले में, है ना। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान क्या कहता है ना। तो ये आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद करने, आपको अच्छे से समझने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 174, ठीक है। आर्टिकल 174 सीधा सीधा कहता है कि गवर्नर साहब समय समय पर हाउस को बुलाएंगे उस जगह और प्लेस पे जो उनको ठीक लगता है। तो आर्टिकल 74 से ये आता है कि उनको बुलाना है, ठीक है। यही आर्टिकल इंश्योर करता है कि गवर्नर को हर 6 महीने में एक ना एक बार तो सदन को बुलाना ही है, ठीक है। तो यानी कि लेजिस्लेचर 6 महीने में एक बार तो मिलेगी, यानी कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 174 से आता है ये, ठीक है। वैसे ही है आर्टिकल 163, ठीक है। आर्टिकल 163 क्या कहता है कि हालांकि ये गवर्नर का प्रेरोगेटिव है कि वो संसदन को कब बुलाना चाहते हैं, बट गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। आर्टिकल 163 एक जनरल रूल प्रेजेंट करता है कि गवर्नर साहब वो कैबिनेट की सलाह मशवरे के बिना एक्ट नहीं करेंगे। तो वो हर ज़्यादातर केसेस में कैबिनेट के सलाह मशवरे, एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे ही एक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर इससे ये निकल के आता है कि जब गवर्नर समन करते हैं हाउस को अंडर 174, तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 174 एंड आर्टिकल 163 का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है कि जब भी गवर्नर बुलाते हैं सदन को तो वो किसकी एडवाइस पे करते हैं, केवल कैबिनेट की, ऑलराइट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो फिर गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं वो अपने ऊपर ही कि वो समन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर उनकी खुद की डिस्क्रिशन पे वो बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी वो डिस्क्रिशन पे एक्ट करते हैं तो उनके काम को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, ऑलराइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे, ठीक है। तो रोल 1974 की जजमेंट में
सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, शमशेर सिंह केस में जिसमें 7 जजेस की बेंच थी, उन्होंने सीधा सीधा कर दिया है कि कह दिया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पे डिपेंडेंट है, यानी कि दोनों ही प्रेसिडेंट और गवर्नर ज़्यादातर केसेस में केवल कैबिनेट की सलाह मशवरे पे ही चलेंगे, उनकी एड एंड एडवाइस पे ही काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2016 में कियोतो होलोहान में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह रखा है कि उन्होंने बेसिकली ये कहा है, ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं, उन्होंने कहा है कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जब चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कॉन्फिडेंस इन मेजॉरिटी ऑफ द हाउस है, यानी कि जब उनके पास बहुमत है, ठीक है, तब पावर जो कि गवर्नर में वेस्टेड है अंडर 174 टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस, यानी कि 174 में उनके पास कौन सी पावर है गवर्नर के पास, समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस, वो केवल वो तभी एक्सरसाइज करेंगे जब एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो फिर कियोतो होलोहान और शमशेर सिंह, ठीक है, शमशेर सिंह में सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा कह चुका है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट, एक जनरल प्रिंसिपल आया यहां से कि गवर्नर और प्रेसिडेंट कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर डिपेंडेंट है। कियोतो होलोहान में 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुके हैं कि 174 के अंदर जो पावर है गवर्नर की टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में वो इसको एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट पे ही एक्ट करेंगे, ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉलिंग, जो समन करना है हाउस को, ये कोर्ट का ये गवर्नर का फंक्शन है, पावर नहीं है, ठीक है। जो समन करना है हाउस को वो गवर्नर का फंक्शन, उनका काम है, उनकी ताकत नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कियोतो होलोहान और शमशेर सिंह 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं गवर्नर की पावर्स पे, ठीक है। उसके बाद सरकारिया कमीशन ने भी एग्जैक्टली वही इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने वही पैरेट किया था जो कि सरकारिया कमीशन ने कहा था, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन ने कहा था, सो लॉन्ग एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉयज द कॉन्फिडेंस इन द असेंबली, इट्स एडवाइस इन मैटर्स अनलेस पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मस्ट बी डीम्ड एज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर, यानी कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में कैबिनेट की एडवाइस बाइंडिंग होगी, ठीक है। और उन्होंने फिर बाद में कहा था कि अगर वो एडवाइस ही गैर संवैधानिक है तो वो सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन सरकारिया कमीशन ने भी सीधे सीधा कहा है कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में बाइंडिंग होगी एडवाइस, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाता है ना, कि सरकार कह रही है, कैबिनेट कह रही है कि सेशन बुलाओ और गवर्नर मना कर दे, तो एक संवैधानिक क्राइसिस खड़ा हो सकता था। लेकिन थैंकफुली हुआ क्या कि कैबिनेट ने एक अमेंडेड रिक्वेस्ट भेजी, एक दोबारा एक रिक्वेस्ट भेजी, और इस दूसरी रिक्वेस्ट को गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक संवैधानिक क्राइसिस टल गया, है ना। तो इससे टेक अवे क्या है, ठीक है, टेक अवे आपको ये देखना है कि ये कॉन्वर्सेशन है किस बारे में, ये कॉन्वर्सेशन गवर्नर के रोल पे है, ठीक है। गवर्नर का रोल किससे रिलेटेड है, फेडरलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, कि ये जो गवर्नर का कॉन्डक्ट है ये फेडरलिज्म को और वीक कर सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स खुश रहती है कि उनकी खुद की ताकतें हैं और यूनियन गवर्नमेंट की खुद की ताकतें हैं। गवर्नर क्या होता है, एजेंट ऑफ द सेंटर होता है। तो अगर गवर्नर बार बार केंद्रीय सरकार के कहने पर जो राज्य सरकार है उसके कामों पे अड़ंगा लगाएंगे, राइट, वो ऐसे कहेंगे कि हाँ मैं सेशन नहीं बुला रहा, तो फिर राज्य सरकारें गुस्सा आ जाएंगे, ठीक है, उनको गुस्सा आ जाएगा और ये फेडरलिज्म को के साथ ठीक नहीं होगा, ठीक है, फेडरलिज्म खराब हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भी सेटल्ड पोजीशंस ऑफ लॉ हैं उनको बार बार उधेड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार ये तय हो चुका है कि गवर्नर केवल और केवल इनके एडवाइस पे काम करेंगे तो तय हो चुका है, खत्म, उसके बाद उसको और तंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 2 टेक अवेज जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, पहला फेडरलिज्म और दूसरा सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक तीसरा इशू आजकल चल रहा है जो कि है सेंट्रल विस्टा केस का, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस इसकी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया होगा ही, ठीक है, कि एक ये प्रोजेक्ट है, एक ट्रायंगुलर सी पार्लियामेंट बनानी है। 2008 या 2009 में ये जो पूरा सेंट्रल विस्टा है इसको हेरिटेज ऑफ कैटेगरी 2 रिकग्नाइज कर लिया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। फिर अब नए प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि वो एक नई संसद बनाएंगे, यानी कि बहुत सारे चेंजेस करने उस एरिया में। लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट इधर उधर बनना होता है तो उस पर बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, पब्लिक कंसल्टेशंस होती हैं वगैरह वगैरह। अब इस केस में शायद वो कंसल्टेशंस या फिर उन रूल्स को उतनी तह से फॉलो नहीं किया गया, इतनी तह से फॉलो किया जाना चाहिए था। तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि किसी सिटीजन ने जाके राजेश सूरी करके हैं, उन्होंने जाके एक
पिटिशन फाइल कर दी, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन को अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ये केस हो क्या रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कह दिया कि ये जो सेंट्रल विस्टा का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो उनको अप्रूव की सिर्फ पावर थी, नहीं देनी थी, लेकिन उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि उनकी ब्लेसिंग है कि भाई करो। ठीक है, उसके बाद ये यूनिक जजमेंट इसलिए है क्योंकि 431 पेज की जजमेंट है, जिसमें 100-150 पेज उन्होंने पूरे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी डिस्कस की है। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ी सी यूनिक सी और इम्पॉर्टेंट सी जजमेंट हो जाती है। ठीक है, तो पिटिशन जो थी, उन्होंने हालांकि 3-4 क्लेम्स थे, लेकिन 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम्स थे पिटिशन के, वो पहली ये थी कि स्टेट ने एक एग्जिस्टिंग लैंड यूज पे ऑल्टरेशन डाला है। ठीक है, और उन्होंने ये बिना पब्लिक कंसल्टेशन के किया है, जनता से कंसल्टेशन के बिना ही उन्होंने इस लैंड यूज को चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा जो एनवायरमेंट क्लियरेंस आई थी, जो क्लियरेंस दी गई थी, वो रीजनड ऑर्डर नहीं था। रीजनड ऑर्डर ना होने का क्या मतलब है? रीजनड ऑर्डर ना होने का मतलब है कि बताया नहीं गया था कि जो ऑर्डर वो दे रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, कि रीजनड ऑर्डर जनरली होता है कि मैं ये कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 इसलिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने रीजंस नहीं दिए थे, बस बोल दिया था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया है। ठीक है, इनफैक्ट जो बोर्ड बैठा था, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट के तहत एक बोर्ड बैठा था, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे क्लियरेंसेज नहीं हैं इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्लियरेंस दे दिया गया। ठीक है, तो फिर कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले यही था ना कि मतलब पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुई है, तो कोर्ट ने उस बारे में कहा कि यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है इनका। ठीक है, और ये बस ये पब्लिक कंसल्टेशन किसके अंडर लिखा हुआ है? दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के अंडर लिखा हुआ है पब्लिक कंसल्टेशन। ये कोई फंडामेंटल राइट थोड़ी ना, ऐसे फालतू में तंग हो रहे हो। ठीक है, और मतलब और ना ही मतलब जो पब्लिक कंसल्टेशन उसमें लिखा है वो कि मैंडेटरी भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि करनी है। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी लोगों को ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए, और इन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वो जो लॉ है उसकी एक्सरसाइज ऐसी हुई कि केवल 3 दिन का नोटिस दिया गया। ठीक है, और किसी को पता ही नहीं चला कि कब नोटिस आ गया, कोई अच्छे से है मतलब ऑब्जेक्शंस रेज ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो मेजॉरिटी ने केस में रूल किया कि पर्सनल हियरिंग्स मैंडेटरी नहीं है लॉ के अंडर। ठीक है, और इसलिए इररेलेवेंट है कि सफिशिएंट टाइम दिया गया था या नहीं दिया गया था। ठीक है, तो कुछ कमेंटेटर्स का कहना है कि मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि एक कानून है जिसमें मैंडेटरी नहीं है पब्लिक हियरिंग्स, लेकिन पब्लिक हियरिंग्स की गई, 3 दिन में खत्म कर दी गई। ठीक है, यानी कि कानून को फॉलो करने के लिए जस्ट फॉलो किया गया, स्पिरिट में नहीं फॉलो किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंडेटरी नहीं है, इसलिए इररेलेवेंट है कि कितना दिन टाइम दिया गया था और खत्म करो बात। ठीक है, तो पब्लिक कंसल्टेशन वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है, पब्लिक कंसल्टेशन का क्या करना है। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि पिछले केसेस में, ठीक है, जैसे बहुत सारे केस, जैसे EIA वाला केस है, पिछले केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कह रखा है कि जब भी सरकार कोई आर्बिट्ररी काम करती है, ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14 इक्वालिटी। ठीक है, ये भी एक्शन जो था कि रैंडमली 3 दिन का नोटिस दे दिया, ये आर्बिट्ररी था और इसने आर्टिकल 14 को वायलेट किया है। ठीक है, ये पुराना सुप्रीम कोर्ट का बहुत कंसिस्टेंटली कोर्ट का ये स्टांस रहा ही रहा है। ठीक है, कि आपको सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है। ठीक है, और कोई भी सिविक पार्टिसिपेशन कैन बी प्रोडक्टिव ओनली इफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आर्बिट्ररी एक्शन, और दूसरा भी जब जनता को आप बुला रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना उनको कि भाई चल क्या रहा है ना। तो डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट अवेलेबल ही नहीं की गई थी। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज ऑन ट्रैफिक नहीं थी, एनवायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी नहीं थी, हेरिटेज पे कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी नहीं थी। इनफैक्ट जो कंसल्टेशन बोर्ड बैठा था उन्होंने कहा था कि ये स्टडीज कराइए,
ठीक है। तो क्या संविधान में कोई राइट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन है? नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट्स में से एक पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें भी राइट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन एक क्रूशियल एलिमेंट है ना। बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशंस है जैसे सोशल ऑडिट, मनरेगा, जहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन को एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है ना। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन रहा है, और यहां पर, और वैसे भी पुराने केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन जो है वो आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, और पब्लिक कंसल्टेशन, EIA एक्ट जो EIA जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहा था उसमें पब्लिक कंसल्टेशन के लिए बहुत कम समय दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक कंसल्टेशन का समय बढ़ा दिया था, है ना। तो पब्लिक कंसल्टेशन को हमेशा से एक इंपॉर्टेंट पेडेस्टल पे रखा जा रहा है, और फिर एकदम से इस केस में उसको पूरे के पूरे बैक ट्रैक कर लिया गया, ठीक है। पब्लिक कंसल्टेशन को साइड कर दिया गया कि जरूरी नहीं है, पब्लिक कंसल्टेशन एक्ट में ऐसा लिखा तो नहीं हुआ, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्या कोई राइट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन है या नहीं है, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है कहीं भी है, लेकिन कोर्स ऑफ थिंग्स में ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे एक राइट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी लेजिस्लेशंस में, बहुत सारी जजमेंट्स में, लेकिन एकदम से उस पूरी जूरिस्प्रूडेंस को पीछे खींच दिया गया है इस केस के जरिए, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया, एक तो आर्बिट्ररी एक्शन था जो आर्टिकल 14 वायलेट किया, और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सिविक पार्टिसिपेशन के लिए, वो इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं थी। फिर एक कंटेंशन ये था कि क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, इतना इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, कि यहाँ पे एक हाइटेंड जुडिशियल रिव्यू लगाया जाए, कि जुडिशरी ना केवल रिव्यू करे, बहुत केयरफुली रिव्यू करे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि कोई बेसिस नहीं है, लीगल बेसिस नहीं है कोई जुडिशियल रिव्यू को हाइटन करने का, क्योंकि मतलब स्टैट्यूटरी स्कीम में जितना रिव्यू है उतना ही करना है, और क्योंकि सरकार ने कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया प्रोजेक्ट को, एंड ऑर्डिनरी रूट ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू गया है ये लॉ से, ठीक है। तो कोई हाइटन करने की जरूरत नहीं है, जहां पे मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स एग्री दैट देयर इज नो कॉल फॉर ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट यार्डस्टिक फॉर हाउ जुडिशियल द रिव्यू वाज, राइट, और हाउ इंटेंस द रिव्यू वाज, ठीक है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, एक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि वो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सरकार का जो एक्ट है और सरकार का जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होता है कि जब जैसे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जाते ही पहले एक केस चला गया था कि ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट हमेशा अज्यूम करेगा कि कानून क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके बाद उसको चलने देगा, उसको स्टे नहीं करेगा, उसको स्टे कर ही नहीं सकता है, और फिर मेरिट्स पे डिसाइड होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ठीक है। तो अजम्पशन क्या रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, एंड दिस इज वेयर आई वांट यू टू सॉर्ट ऑफ कंसीडर व्हाट्स हैपनिंग, राइट। फार्म लॉज में कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने स्टे कर दिया, कानून को स्टे कर दिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कुछ केसेस में आप अज्यूम कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, और कुछ केसेस में आप स्टे कर दे रहे हैं कानून को, है ना। तो वहां पर क्यों नहीं अज्यूम कर सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, इस केस में कहा कि जब भी लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है तो वो अज्यूम करेंगे कि वो थॉरो एनालिसिस के साथ की गई है रिगार्ड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी कि स्टेक होल्डर्स जो भी इन्वॉल्व थे, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है, नॉन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया गया है, प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व किया गया है, टाइमलाइंस अप्रूवल की बहुत डेलिकेटली बनाई गई हैं, इंट्रा डिपार्टमेंटल अपील्स की बात हुई है, और इंटर डिपार्टमेंटल अपील्स देखा गया है कि सब बहुत अच्छे से इन्होंने अच्छे से ठोक ठोक के कानून बनाया है, ये अज्यूम करेगा कोर्ट। तो फिर आपने फार्म लॉज में ये अज्यूम क्यों नहीं किया, राइट। फार्म लॉज में भी तो यही अजम्पशन बनती थी कि कानून ठीक है, उनको स्टे करने की क्या जरूरत है, ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज इंटरेस्टिंग, राइट, कि कुछ केसेस में एक बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की किसी और दिशा में जा रही है और दूसरी बेंच किसी और दिशा में जा रही है, ऑलराइट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक अवे इसमें यह है पब्लिक पार्टिसिपेशन का, ठीक है, कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जैसा कोई राइट अभी लग नहीं रहा है कि हमारे पास
है। और यहाँ पे हम जूरिस्प्रूडेंस में थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, है ना, क्योंकि हमें लग रहा था कि जनरली सुप्रीम कोर्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मान रहा था जनरली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा पब्लिक पार्टिसिपेशन से पीछे हट गए हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए हों। ऑलराइट, एंड जो भी क्वेश्चंस है आप अगेन कमेंट में डाल सकते हैं, एंड कंटिन्यू रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स, वॉच आउट फॉर सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो जुडिशियल ओवर रीच पे कॉन्वर्सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, तो वॉच आउट फॉर इट। अभी अच्छा आज फॉर एग्जाम्पल प्रताप भानु मेहता हैज रिटन अबाउट द जुडिशरी, तो आप यू कैन चेक दैट आर्टिकल आउट एंड फिगर आउट कि वो बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।